एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अभी गौरी एंड यू आर वाचिंग बैक टू तोरा। तो ये हैं हमारे कुछ प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर्स में से कुछ शॉर्ट क्लिप। तो आइए आज की वीडियो देखते हैं। सबकी सलाम थी। आपकी भी आपकी भी आपकी भी सलाम आपकी भी शादी थी भाई। थी। जीते रहे आप लोग, खुश रहे। अच्छा जी। सो आज का जो हमारा पोर्शन है वही है गाश, और इसका मतलब होता है कि एंड ही केम नियर, नजदीक आया। और ये हमारी 11वीं रीडिंग है। सो इन अ नटशेल जो इसके अंदर इवेंट्स पाए जाते हैं वो ये है कि जनाब यहूदा जो है ना, वो प्लीड करने के लिए जनाब यूसुफ के सामने आते हैं। ये पोर्शन जो है वो स्टार्ट होता है, और इसी के अंदर जो है भाइयों पर जो है ना जनाब यूसुफ की हकीकत भी खुलती है। और फिर जो है ना जनाब याकूब की फैमिली जो है उसकी जो माइग्रेशन है उसके बारे बयान किया गया, और जो लोग आए हैं। सो ये सारा कुछ जो है ये आप वहां पे टेक्स्ट में जो है पढ़ सकते हैं। और यहाँ से जो है वो स्टेज सेटअप होना शुरू हो गया है, जो उनकी जो मिस्र में उनकी गुलामी का जो अरसा स्टार्ट होगा, ये मतलब लाइक स्टेज जो है उनका सेटअप होना शुरू हो गया। लेकिन हमारा जो आज जो हम सीखने की कोशिश करेंगे इसे, वो ये है कि द इंपॉर्टेंस ऑफ द ओपनिंग स्टेटमेंट। अगर आप में से कभी कोई किसी भी कानूनी जो है कार्रवाई से वाकिफ है, कभी अदालत में गया है, हमेशा वकला को वो ओपनिंग स्टेटमेंट्स देने को कहते हैं। ओपनिंग स्टेटमेंट बड़ी क्रूशल होती है। किसी भी केस का काफी जो इन्हिसार है उसकी नाकामी या कामयाबी का, वो आपकी ओपनिंग स्टेटमेंट्स के साथ होता है। आप किसी भी केस को कैसे प्रेजेंट करते हैं, उसको उस मतलब आप जो ऑडियंस आपको सुन रही है, इवन जज, आप उसको किस तरह से जो सारे केस के जो जुजवियात हैं आप उनको किस तरह उसके सामने से रखेंगे। सो यहां सूरत हाल ये बन गई है, जैसा कि हमने पिछले पार्शा में हमें पता है कि जो भाई जो हैं वो अपना अनाज लेके वो घर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन सिनेरियो ये है कि जो चांदी का जो प्याला है वो बिन्यामीन के तो जो है वो थैले में है, और जनाब यूसुफ ने अपने लोगों को भेजा कि वो प्याला जो है रिकवर करके लाओ। और सूरत हाल ये है कि भाई जिसके पास से वो भी प्याला निकलेगा वो मेरा गुलाम हो। अब स्टेज ये इस तरह का सेटअप हुआ है, और प्याला जो है वो ऑब्वियसली बिन्यामीन के थैले में से निकला। अब भाई जो हैं वो परेशान हाल सारे जो हैं वो वापस गए हैं, और सूरत हाल ये है कि भाई जिसके पास प्याला है वो मेरा गुलाम होगा, बाकी जो है ना वो तुम लोग जाओ। अब इस पॉइंट पर जब ये तोरा पोर्शन स्टार्ट होता है, सो जनाब यहूदा जो है वो गुफ्तगू का आगाज करते हैं। और गुफ्तगू का आगाज वो कुछ इस तरह से करते हैं कि भाई मेरे मालिक ने ये पूछा था। हालांकि अगर आप पिछले तौरा पोर्शन में देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा, अगर आपने टेक्स्ट पढ़ा है तो आपको ये पता लगेगा कि जनाब यूसुफ ने ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं पूछी, ये उन्होंने बताई थी, उन्होंने पूछा नहीं था। सो जब यहां पर ओपनिंग स्टेटमेंट का आगाज होता है इस केस के लिए, और केस यही है कि
जो है ना बिन्यामीन ने प्याला चोरी किया अगेंस्ट जो है ना हाकिम मिस्र। सो केस ये है। सो जनाब यहूदा जो है वो वकील की तरह इस चीज को प्रेजेंट करते हैं और उन्होंने ये स्टेटमेंट ओपनिंग स्टेटमेट में ये किया कि भाई आपने ये पूछा था और हमने ये बताया था। सो जनाब यहूदा ने जो स्टेटमेंट ओपन की है इट्स काइंड ऑफ अ सस्पिशियस। क्या आपको लगता है कि जनाब यहूदा ने जो है वो झूठ बोला? क्योंकि जो चीजें तो उन्होंने पूछी ही नहीं थी, अगर आपने टेक्स्ट पढ़ा है तो आपको ये पता होगा कि ये बातें तो उन्होंने पूछी भी नहीं थी, ये बातें उन्होंने खुद बताई थी। सो और ख़ायम इसके ऊपर तफसीर करते हैं और वो ये कहते हैं कि हम इसको इस तरह से इंटरप्रेट नहीं कर सकते कि जनाब, हम सजेस्ट नहीं कर सकते कि जनाब यहूदा ने इसको झूठ से शुरू किया, बल्कि जनाब यहूदा का जो पॉइंट था जनाब यूसुफ के सामने वो ये था कि यू पुश्ड मी टू टू द कॉर्नर, कि मैं ये सारी बातें जो जितनी भी इंफॉर्मेशन थी मैं आपको बताने पे मजबूर हुआ हूं। और मजबूर मैं कैसे हुआ हूं? क्योंकि आपने हम पर ये टैग लगाया था कि हम भाई जो हैं वो जासूस हैं, हालांकि हम तो अपने खानदान के लिए अनाज लेने आए हैं। सो आपने हम पे ये टैग लगा दिया कि हम जासूस हैं और आपने हमें इस तरह कॉर्नर किया कि हम ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये डिक्लेयर करने पर मजबूर हो गए। और हमारी जो इंटेंशन थी वो आपके सामने यही थी कि हम जो इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं इसका मतलब ये है कि वी आर काइंड ऑफ नॉट हाइडिंग एनीथिंग। हम कुछ छुपा नहीं रहे हैं। अगर हम जासूस होते, अगर हम किसी बुरी नीयत से यहां पे आए होते तो हम क्या आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन और इतनी क्लियर इंफॉर्मेशन देते? सो एक और पॉइंट यहां पे सजेस्ट किया जाता है कि जनाब यहूदा जो है ना वो उनकी गुफ्तगू में आप ये समझिए कि वो बात है कि वो कह रहे हैं लेकिन कह नहीं भी रहे हैं, पर ही इज काइंड ऑफ एक्चुअली एक्यूजिंग जो है बुजुर्ग यूसुफ कि भाई ये आपने हमें इस तरह से पुश किया, हमने आपको ये सारी इंफॉर्मेशन दी, अपनी फैमिली के बारे में बताया, भाई के बारे में बताया, अपने बाप के बारे में बताया। सो जो ओपन किया उन्होंने केस को, इट्स काइंड ऑफ अ वेरी फ्लेक्सिबल लेकिन स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। अब ये स्टेटमेंट जो है ये कहीं ना कहीं ये सजेस्ट कर रही है कि यू आर रिस्पॉन्सिबल, कि हम इस सूरत हाल में जो है ना वो वो गिरफ्तार हो चुके हैं। सो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ओपनिंग स्टेटमेंट्स जो है ना आपकी, दे आर काइंड ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जब आपने कोई इंपॉर्टेंट मैसेज देना हो। अच्छा, सो कहानी यूं है कि अब इसके ऊपर रामबम ये जो है वो कमेंट करते हैं कि अगर आप जनाब यहूदा की स्टेटमेंट देखेंगे तो आपको पढ़ते हुए लगेगा इट्स काइंड ऑफ अ वेरी लॉन्ग स्टेटमेंट। और सूरत हाल ये है कि जो बातें वो पहले बता चुके हैं वो रिपीटेडली दोबारा बता रहे हैं, और इसको इतनी तफसील में जो है बताने की जरूरत क्या थी? क्योंकि पॉइंट ये था कि भाई बंदे के पास से सामान बरामद हो गया है और बंदा जो है वो उस पर जुर्म लग गया है, वो मुजरम साबित हो रहा है। अब जो भी बात जो है जनाब यहूदा प्रेजेंट करते, वो बात ये नहीं वो कर सकते थे कि अपने भाई को इस जो है ना इल्जाम से क्लियर करा लें, क्योंकि जो भी बात वो करते जनाब यूसुफ जो है वो रास्त थे, ही वॉज राइट, क्योंकि उनकी चीज उसके पास से बरामद हुई थी। सो तो रीजन क्या था ये सारी बातें करने का, इतनी लंबी स्टेटमेंट ओपन करने का और जनाब यूसुफ के सामने, जबकि उनको ये पता था कि सामान हमारे पास से निकला है और हाकिम मिस्र जो है वो इसमें जो है ना दुरुस्त है। सो वो इस तरह से इस पॉइंट को रेज करते हैं कि जनाब यहूदा जो हैं वो बेसिकली अब ये चाहते, मतलब उनका जो मकसद है वो ये था कि जो हक अब हो तो गया है, इल्जाम तो लगेगा और जो है ये हम इससे बच भी नहीं पाएंगे। सो इसके लिए सबसे बेहतर ये है कि जो हाकिम मिस्र है
इसके अंदर जो है ना वो रहम का जो है ना वो इन्वोक किया जाए। अगर इसके अंदर रहम का जज्बा उठेगा, मे बी ये हमें जाने दे, हमारे भाई को छोड़ दे, क्योंकि वो इसके कॉन्सिक्वेंस बड़े अच्छी तरह से जानते थे कि अगर बिन्यामीन यहां फंस गया और बिन्यामीन ट्रैप हो गया तो बैक एंड पे जब हम जाएंगे तो क्या होगा। अब सूरत हाल यह है कि जनाबे यहूदा को अ, इस पॉइंट एंड टाइम पे ये तो नहीं पता कि वो किससे बात कर रहे हैं, किससे गुफ्तगू कर रहे हैं, जो उनके सामने हाकिम मिस्र है वो है कौन, वो आइडेंटिटी तो भी जो है वो हिडन है। और जनाबे यहूदा को किस तरह से ये ख्याल आया कि वो हाकिम मिस्र के अंदर कोई रहम का जज्बा जगा के या कोई रहम की अपील करके तो कोई माफी तलाफी का सीन होके तो ये जो है ना सारा मामला जो है वो रफा दफा हो, क्योंकि हाकिम मिस्र ने खुद उनसे कहा था कि मुझे खुदा का खौफ है। सो जब जनाब यहूदा को इस चीज का इल्म हुआ है कि हाकिम मिस्र ये कह रहे हैं कि मुझे खुदा का खौफ है, सो उन्होंने इस पॉइंट से अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट को अप्रोच किया कि ये सारी बातें मैं करूंगा तो मे बी इसके अंदर रहम उठे और ये मेरे भाई को जाने दे। और जब उनको इस चीज का आइडिया है कि चूंकि उन्होंने खुद कहा था कि मुझे खुदा का खौफ है, तो उन्होंने इस चीज को प्रेजेंट किया उसके सामने कि भाई अगर तू इस लड़के को रख लेगा ना तो मेरा बाप मर जाएगा, और एंड दिस इज नॉट सदक, ये सदाकत नहीं होगी। और अब अगर इसके यहां रह जाने से, ठीक है ना, सिर्फ ये मतलब मेरा बाप ही नहीं मरेगा, ये ट्रेजेडी होगी पूरी की पूरी फैमिली के लिए। और उन्होंने इस चीज को एक एक बड़ी स्पेशल चीज सजेस्ट की, क्योंकि जब भी आप कोई चीज कर रहे हो तो उसकी सजेशन उसकी उसका हल भी तो साथ देते हैं ना। आपको याद होगा हमने पारशा में डिस्कस किया था कि जनाब यूसुफ ने जब फिरौन के ख्वाब को डिकोड किया, उसको रिवील किया, तो जनाब यूसुफ ने इन सारी बातों के साथ उसका हल भी बताया कि इसका हल क्या है। उस उन्होंने उसको एक्सप्लेन करने के साथ साथ उसके सोल्यूशन को भी एक्सप्लेन किया। सो जनाब यहूदा अब ये सजेस्ट तो कर रहे हैं कि भाई लड़के को जाने दिया जाए, क्योंकि अगर आप इस लड़के को नहीं जाने देंगे तो बाप मर जाएगा। सो जनाब यहूदा जो हैं वो जनाब यूसुफ को ये कहते हैं कि वह अता ये शेफ ना अवदखा तखात खाना, और मैं इस लड़के की जगह तेरा गुलाम हो जाऊंगा। एंड इट इज काइंड ऑफ अ वेरी वेरी बिग थिंग। ये शायद मे बी पढ़ने में बहुत हल्की लगती हो, या हम इसकी इसकी जो इंटेंसिटी है उसको उसको महसूस नहीं कर सकते। किसी दूसरे की जगह गुलाम होना, किसी दूसरे की सजा काटना और खुद विलिंगली इसको प्रेजेंट करना अपने आप को, ये बहुत बड़ी बात है, ये आसान नहीं है। सो उन्होंने उनको सबसे पहले उन्होंने अपनी स्टेटमेंट ओपन की और उन्होंने कोशिश की कि जो हाकिम है इसके अंदर जो है वो कुछ रहम का जज्बा जो है वो बेदार हो जाए। और रहम के साथ साथ उन्होंने इसका सोल्यूशन पेश किया। उनका ये अब कोर्ट में ये तो कभी नहीं होगा कि ऐसा कभी नहीं होगा कि मुजरिम जो है उसको कहा, अच्छा यार मेरे दिल में रहम उठ गया, ठीक है ना, जज कहे मुझे बहुत तरस आ गया, लड़के की शक्ल जो है ना इतनी मासूम है, अब मैं इसको जाने देता हूं, ऐसा कभी किसी कोर्ट में नहीं होगा। सो जनाब यहूदा को इस चीज का आइडिया है और उन्होंने इसका सोल्यूशन दिया। उन्होंने कहा कि मैं जो है ना इसकी जगह गुलाम हो जाता हूं, क्योंकि आई नो कि अदालत को मुजरिम तो चाहिए, बंदा तो चाहिए, तो अदालत तो ऐसे माफ नहीं करेगी।
अच्छा, और मजे की बात है कि अगर आप इसको पढ़ेंगे और मे बी ये शायद उर्दू में पढ़ने में या अंग्रेजी में पढ़ने में अ, ये चीज आपको इस तरह से महसूस ना हो, लेकिन अगर आप इसको ओरिजिनल टेक्स्ट में पढ़ेंगे ना तो आपको फीलिंग ये आती है कि जनाब यहूदा जब ये चीज जब गुफ्तगू कर रहे हैं तो इसमें एक अर्ज तो है, लेकिन इसके अंदर जनाब यूसुफ के लिए एक मतलब चॉइस रख दी है उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में, जनाब यूसुफ के लिए चॉइस रख दी है। और चॉइस ये है कि भाई या तो लड़का जाने दो ताकि बाप जिंदा रह सके, और सेकंड और इसके साथ ही दूसरी ये चीज है कि मुझे अपना गुलाम कर ले। अब एक और अप्रोच है इसके ऊपर, और वो अप्रोच है, वो खिसकुनी इसको इस तरह से अप्रोच करते हैं कि जैसे कि जनाब यहूदा जो है वो ये जो सारा वाकया हो चुका है, इस सारे का जिम्मेदार जो है ना वो जनाब यूसुफ को मान रहे हैं। क्योंकि जनाब यूसुफ ने उनको इस तरह से पुश किया कि वो ये सारी चीजें करने पे मजबूर हुए। उन्होंने कहा कि भाई तुम्हें रोटी नहीं मिलेगी, तुम्हें अनाज नहीं मिलेगा जब तक तुम्हारा भाई नहीं आएगा। हमें मजबूरन अपने फैमिली के बारे, अपने बाप के बारे में बताना पड़ा। हमें मजबूरन जो है ना अ, अपने भाई को वहां से लाना पड़ा। तो जब हम ये सारी सिनेरी जो सारा काम हुआ है, इसके पीछे जो स्टेज सेट किया है ये इन्होंने किया है। सो खिसकुनी इसको इसी तरह से अप्रोच करते हैं कि जनाब यहूदा जो हैं वो कहीं ना कहीं अपनी गुफ्तगू के अंदर जनाब यूसुफ को इस सारी चीजों का जो है ना जिम्मेदार मान रहे हैं। मैं एक बात जरूर करूंगा कि शायद हमने बहुत अरसा हमने उर्दू टेक्स्ट पढ़ा है, हमने अंग्रेजी टेक्स्ट पढ़ा है, ठीक है, हमने अपनी अपनी जबानों में इसको पढ़ा है, और जब शायद हम पढ़ते हैं हम बड़े कैजुअली शायद इन चीजों के ऊपर से गुजर जाते हैं। और उसकी एक रीजन भी है, क्योंकि शायद हमारी जबान इसको उस तरह से प्रेजेंट नहीं कर पा रही होती जिस तरह से इसको ओरिजिनल टेक्स्ट इब्रानी प्रेजेंट कर रही होती है। और जब तर्जुमा होता है चीजों का तो बहुत सारी चीजों से हम जो है ना हम सुपरफिशली ऊपर से गुजर जाते हैं, और उसकी डेप्थ में हम उतरना चाहें भी तो हम उतर नहीं पाते हैं। अब जब ये अप्रोच ली जाती है कि भाई जनाब यहूदा जो हैं उन्होंने ये सारी चीजें उनके आगे प्रेजेंट की, और ये अब मतलब उनकी टोन ये बता रही है कि वो हाकिम मिस्र को इस सारी चीजों का जिम्मेदार मान रहे हैं। और उन्होंने एक और बड़ी क्लासिकल चीज जो है ना जनाब यूसुफ के सामने प्रेजेंट की, और वो ये थी कि उन्होंने कहा कि भाई तेरा खादम जो है वो इस लड़के के लिए अपने बाप के सामने जामिन हो चुका है। मैं जमानत दे के आया हूं अपने बाप को कि मैं इसको जो है ना घर पहुंचाऊंगा। और मैं आपको आज एक बड़ी ना क्रूशियल पॉइंट यहां पे एक चीज बताना चाहता हूं। इसको आप लाइफ लेसन समझ लें, इसको अपने लिए नसीहत समझ लें, व्हाट्सोएवर जिस तरह भी आपको समझने। थोड़ा सा ऑफ ट्रैक जरूर आपको बताना चाहूंगा। कभी भी हमारे यहाँ कल्चर में ना एक बड़ी अजीब सी अप्रोच है। कोई जमानत देनी हो, यार है जरा दुकान ते जमानत ते मेरी दे दें, वो कोई मसला ही नहीं यार, भाई मैं गारंटी देता हूं। सो जमानत देते हुए आपने हमेशा ये चीज याद रखनी है कि अगर जिसकी जमानत दे रहे हैं अगर उस शख्स ने नुकसान किया या उससे नुकसान हो गया तो जामिन जो है वो उसका जुर्माना भरता है। फॉर इंस्टेंस लेट मी मेक इट सिंपल।
कोई शख्स जो है वो 1 लाख रुपए कर्ज लेना चाहता है। आप उसके दोस्त हैं, आप उसके भाई हैं, आप उसके रिलेटिव हैं, व्हाटसोएवर। आपको ये कहता है कि भाई मेरी जमानत दे दो। आप कहते हैं यार मसला कोई नहीं यार, मेरा सारा बचपन हम इसके साथ ही रहे हैं, ठीक है ना, जमानत देने में क्या मसला है, आप जाके जमानत दे देते हैं। सो अगर वो बंदा 1 लाख रुपए अदा नहीं कर पाया तो ये जामन होता है जिसको अदा करना होता है। खैर हमारे मुल्कों में तो ये सी यू इन कोर्ट हो जाता है ना, तो सी यू इन कोर्ट का मतलब है हंसना। लेकिन बिब्लिकल लीगैलिटी में जो जामन होता है वो इसका जिम्मेदार होता है। जामन फॉर अ रीजन होता है ना, तो वो इसका जिम्मेदार होता है कि वो उसको रिटर्न करे। अगर ओरिजिनल बंदा जो जिसने ये पैसे लिए थे वो इसको ना कर सके, सो आपने उतनी जमानत देनी है जितनी आप ये जान रखें, जितनी आप अपनी जेब से, अगर वो ना अदा कर सके तो आप अपनी जेब से अदा कर सकें, उतने की जमानत देनी है आपने। अगर आप 10,000 रुपए अपने दोस्त को अदा कर सकते हैं तो आपकी जो पर्सनल एक जमानत देने का लेवल है वो 10,000 ही है। आप 1 लाख की जमानत नहीं दे सकते क्योंकि आपके पास उतने पैसे हैं ही नहीं। अगर वो अदा ना कर सका तो आपके पास नहीं है। सो इन दिस केस सिनेरियो ये है कि जनाब यहूदा ने जो है ना उनको बाप के सामने ये जमानत दे के आए हैं कि जमानत ये है कि मैं इस लड़के को वापस लेके आऊंगा, और यही चीज उन्होंने जनाब यूसुफ के सामने प्रेजेंट की है। और एक इसके ऊपर एक ट्रेडिशन है कि जब जनाब यहूदा ने जनाब यूसुफ को ये कहा ना कि मैं अपने बाप के सामने इसका जामिन हुआ हूं, तो जनाब यूसुफ ने कहा था कि अपने पहले भाई के लिए तो जामिन नहीं हुआ था। और जब जनाब यहूदा ने ये सुना तो उन्होंने कहा कि एख एल ले एल अवी, मैं कैसे अपने बाप के सामने जाऊंगा। और अब लिटरली हम इस जुमले को ना सिर्फ पढ़ के निकलते हैं, और फिर जनाब यहूदा ने कहा कि उसने कहा कि मैं कैसे अपने बाप के सामने जाऊंगा। लेकिन आप एक जामन की तकलीफ फील करें, वो शर्मिंदगी फील करें, मेरे बाप की आंखें सवाल करेंगी, मैं कहूंगा क्या उसको, वो एम्बैरसमेंट फील करें आप। मे बी आपने कभी जिंदगी में ये चीज फील की है, मे बी नहीं फील की है, लेकिन वो एम्बैरसमेंट, वो परेशानी, वो तकलीफ फील करें। और ट्रेडिशन ये कहती है जब जनाबी यूसुफ ने उनको कहा भाई ये पहले भाई का तो जामन नहीं हुआ, उसको तो भेज दिया, और उसके जवाब में जनाब यहूदा ने कहा कि मैं कैसे जो है वो अपने बाप के साथ सामने जाऊंगा। और इसके ऊपर मैं ना आपको एक बड़ी मजे की एक ट्रेडिशन सुनाता हूँ, मुझे बड़ी पसंद है। अ, जब ये सारा सिनेरियो हो रहा था ना, तो जनाब यहूदा को कहीं ना कहीं आइडिया हो गया था, क्योंकि जनाब यूसुफ जो थे ना वो इन सारी अपील्स के बावजूद भी जनाब यहूदा का नहीं भाई, जिसके पास से मेरा प्याला निकला है ना वही मेरा गुलाम होगा, बाकी मैं और कोई रेजोल्यूशन जो है इसके ऊपर वो नहीं मानूंगा। तो जब भाइयों को ये पता लगा ना, तो उन्होंने आपस में कन्वर्सेशन स्टार्ट की, और आपस में आपको पता ही है कि कुछ सेटिंग ऐसी है पिछले हिस्सों में हमें यह पता लगा कि क्योंकि उनके दरमियान ट्रांसलेटर होता था, क्योंकि जनाब यूसुफ जो है वो ये शो नहीं कर रहे थे कि मुझे इनकी जबान आती है। अ, हालांकि उनकी जो बातें वो करते थे आपस में उसको वो समझते भी थे, और लेकिन सेटिंग कुछ ऐसी थी कि दरमियान में एक ट्रांसलेटर है,
अब वो जब आपस में बात कर रहे हैं तो मिद्राश ये कहती है कि जनाब यहूदा ने ना मुड़ के अपने भाइयों को कहा, मैंने कहा तुम्हें सिकम याद है ना, वहां दो भाई थे हम, पूरा शहर उजाड़ दिया था उन्होंने। उन्होंने कहा यहाँ जो है ना, यहाँ हम सारे हैं, सिर्फ एक नहीं है, यहाँ हम सारे हैं। और दे वर डेड सीरियस, वो अपने भाई को उस सिनेरियो से निकालने के लिए दे वर डेड सीरियस। और जब उन्होंने कहा ना कि जो है ना अपने अपने हाथ जो है ना तलवारों पे रखो, ये किसी भी वक्त निकल सकती हैं, ठीक है ना, हम ये जगह ही तबाह कर जाएंगे, हमें किसी भी कीमत पे जो है ना अपने भाई को यहां से लेके जाना है। जब जनाब यूसुफ ने ये सुना था कि दे आर डेड सीरियस, यहां तो तबाही फैल जाएगी, और मिस्र का तबाह होने का मतलब ये है कि इस वक्त जो है ना मिस्र तबाह हुआ तो लोग तबाह होंगे। और जितना, जैसे मैंने पिछले हिस्से में आपको बताया था कि जनाब यूसुफ जो है ना, उन्होंने जो अपना गोल अचीव करने के लिए, अपने ख्वाब को रियलाइज करने के लिए जो है ना, इस चीज के ऊपर भी वो नहीं किया कि मैं ना कोई जत्था भेज के अपने फैमिली को पीछे इतला करूं। वो ख्वाब जो उन्होंने देखा था उसकी रियलाइजेशन के लिए उन्होंने इस इस ये चीज इसको भी अप्रोच नहीं किया। लेकिन जब उन्होंने ये सुना कि भाई ये तो जो है ना तबाह करने पे आमादा है, सो जनाब यूसुफ ने जो है ना वो अपनी आइडेंटिटी जो है ना वो डिस्क्लोज की। आप ये सोच सकते हैं कि जनाब यहूदा ने तो बाप का भी हवाला दिया था, मेरा बाप मर जाएगा। और टेक्स्ट आपको ये बताता है। सो प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इसको गौर से महसूस करें, पढ़ना तो है लेकिन महसूस करें, तो आपको ये पता लगेगा कि ये जो बाप को मारने वाली तकलीफ है, ये तो भाई ऑलरेडी अपने बाप को दे चुके थे जब उन्होंने जनाब यूसुफ के साथ ऐसा किया था। उन्होंने कहा जब मेरी दफा ये हुआ था तब तुम्हें ये क्यों रियलाइजेशन नहीं हुई कि बाप जो है ना वो वो मर जाएगा, बाप को दुख हो जाएगा, बाप दुखी हो जाएगा, तब ये रियलाइजेशन क्यों नहीं आई? लेकिन जब उन्होंने इस चीज को, मिद्राश ये कहती है कि जब उन्होंने ये सुना, उन्होंने इस चीज के ऊपर भी, अभी अगर आप गौर करें तो उनका जो ख्वाब था वो अभी प्रॉपर पूरा रियलाइज नहीं हुआ, अभी सिर्फ भाई आए हैं। लेकिन टू सेव एवरीवन, हर एक की जान बचाने की खातिर उन्होंने इस चीज को भी जो है ना इसको उसमें नहीं रखा, खातिर में नहीं लाए, और उन्होंने अपनी आइडेंटिटी जो है ना, उनको कहा अब आइडेंटिटी डिस्क्लोज किए बगैर गुजारा नहीं होगा, क्योंकि मैटर्स जो हैं वो दूसरी तरफ जा रहे हैं। और मिद्राश इसको बड़ा ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करती है। और एक और बड़ी खूबसूरत चीज मिद्राश एक्सप्लेन करती है। उन्होंने कहा कि जूं ही उसने, हाँ, एक बड़ी मजेदार कहानी। तो जब ये सारी बातें हो रही थी ना, तो जनाब यूसुफ ने उनको कहा कि तुम्हारा जो एक भाई गुम गया था, ठीक है, अपने इस छोटे भाई के लिए तुम इतने सीरियस हो, तुम इतने संजीदा हो, लेकिन वो जो तुम्हारा भाई गुम गया था, तुम्हें पता है कि अगर मैं उसको आवाज दूं तो वो आ जाएगा। और इसके ऊपर भाइयों ने हैरत से जो है ना उनको देखना शुरू किया कि क्या मतलब है भाई। मैंने कहा हाँ, अगर मैं उसको आवाज दूं
तो वो आ जाएगा। और राइस को कहती है कि उन्होंने उसको आवाज दी कि यूसुफ बिन याकूब वो सामने आए। तो भाइयों ने इधर उधर देखना शुरू किया कि भाई यूसुफ बिन याकूब जो है वो कहां से आएगा, क्योंकि उनको तो पता था किया क्या हुआ है हमने। तो जनाब यूसुफ ने कहा कि इधर उधर मत देखो, सामने देखो, मैं हूं यूसुफ बिन याकूब, मैं हूं तुम्हारा भाई यूसुफ। और आपको पता है जो पहली चीज उनको हिट की थी वो थी एम्बैरेसमेंट, शर्मिंदगी। और इसके ऊपर मैं एक रैबाई को सुन रहा था, तो वो ये कहते हैं कि भाइयों को जो चीज हिट की वो थी शर्मिंदगी। आप इमेजिन करें जब हाशिम आपसे सवाल करेंगे कि सारी ब्लेसिंग्स मैंने तुम्हें दी, सारी चीजें मैंने तुम्हें दी, यू नेवर ट्राई टू फाइंड मी, तुमने मेरी तलाश में कभी दिल नहीं लगाया। आप इमेजिन करें कि क्या एम्बेरसमेंट जो है वो हमें हिट करेगी। और एक बड़ी खूबसूरत बात है, एक रायबा से किसी ने पूछा, उन्होंने कहा कि बहुत सारी बातें हैं, उन्होंने कहा जी किसी आदमी तक कभी ये पैगाम पहुंचा ही नहीं, उसने कभी सुना ही नहीं तौरा के बारे में, हाशिम उससे क्या सवाल करेंगे। तो रायबा ने उसको बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, उन्होंने कहा कि तौरा में ना दो तरह की चीजें होती हैं, एक वो जो समझ आती हैं, एक वो जो समझ नहीं आती हैं। समझ आने वाली वो चीजें हैं जो नेचुरली हम अप्रोच कर लेते हैं, माँ बाप की इज्जत करना, हमें पता है यार कत्ल नहीं करना, हमें पता है चोरी करना बुरी बात है, हम इन चीजों को नेचुरली अप्रोच कर लेते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो नेचुरली आप अप्रोच नहीं कर पाते, उनके लिए आप चीजों को सीखते हैं। बाजी आपको बताती हैं जब तुम्हार ओपन होगा, तौरा पढ़ी जाने से पहले क्या दुआ होगी, बाद में क्या दुआ होगी, जब तुम्हार समेटा जा रहा होगा तब आपने क्या करना है। ये वो बातें हैं जो अगर आप नहीं सीखेंगे तो ये बातें आपको नहीं आएंगी। लेकिन कुछ चीजें हैं जो बाय डिफॉल्ट बाय नेचर आप तक पहुंच जाती हैं। तो रैबा ने ये उसको आंसर किया कि खुदावन ताला इस तरह का कोई सवाल उस बंदे से नहीं करेंगे कि तुम्हें ये वाले तरीके क्यों नहीं आए, ये वाली दुआएं क्यों नहीं आई। मैंने कहा इन नेचर जब तुम ये सारी ब्लेसिंग सारी चीजों को रिसीव कर रहे थे, तुमने ये डिस्कवर करने की कोशिश क्यों नहीं की कि तुम ये कहां से कर रहे थे। सो रैबा ये कहते हैं कि आप इमेजिन करें कि जब हाशिम हमसे ये सवाल करेंगे तो क्या एम्बैरेसमेंट जो है वो हमें जो है ना वो हिट करेगी। जनाब यूसुफ जो है एट दिस पॉइंट अपनी आइडेंटिटी रिवील करते हैं, भाइयों को शर्मिंदगी होती है, और उन्होंने कहा फिर चूंकि ही वॉज अ वाइज मैन, तो उन्होंने कहा कि भाई परेशान ना हो, मेरा बाप जीता है, तुम सारे जो है ना अ, इधर माइग्रेट करो, क्योंकि अभी जो है ना कहत के साल अभी बाकी हैं। सो बाकी पातशाह के अंदर आप अगर इसका टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि उसका माइग्रेशन का जो सारा सिलसिला है, और जो जनरेशंस के बारे में है कुछ जो बातें हैं वो बताई गई हैं। और मैं पिछली दफा भी मैंने ये चीज इंसिस्ट की थी कि आपको ये पढ़ना चाहिए। बहुत सारी बातें स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, आप टेक्स्ट में पढ़ेंगे आपको जो है ना उसका आइडिया हो जाएगा। एक बात मैं आपको यहाँ पर जरूर और बताना चाहूंगा, अगर आप जनरेशंस को पढ़ेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि जो जनरेशंस की काउंट है वो आपको उसके अंदर एक बंदा मिस मिलेगा।
जरूर पढ़िए, जाके बंदे काउंट कीजिए, इसको एज अ पजल समझिए अपने लिए। सो जाके बंदे काउंट कीजिए, आपको बंदा जो है ना वहां पे कम मिलेगा 70 जानों में। और वो ये कहा जाता है कि जब जनाब याकूब की फैमिली ने वहां पर माइग्रेट किया था, तो उस वक्त जो बीबी योकबत थी, वो उस वक्त अपनी मां के बतन में थी और उन्हें भी गिना गया। सो जाके काउंट कीजिए, इसको ऐड कीजिए। सो आपको इसका अंदाजा होगा। सो ऐसी प्रैक्टिस तौरा के साथ करते रहनी चाहिए। बहुत सारी बातें हम इसमें से सीखते हैं और समझते हैं। सो ओवरऑल जो हमारे इस पाशा वहीगाश का जो क्रिटिकल जो पॉइंट था, वो था जनाब यहूदा का जनाब यूसुफ के सामने ये स्टेटमेंट पास करना। और इस स्टेटमेंट के रेफरेंस में बहुत ज्यादा इंटरप्रिटेशंस हैं जो रैबाइज करते हैं। हम कुछ ही डिस्कस कर पाए हैं। जैसे रामबाम हो गए, खिसकूनी हो गए, ठीक है। सो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है और हमारे लिए जो लेसन है वो यही है कि हमें चीजों को ऐसे डिस्कवर करना है कि जब हाशिम हमसे सवाल करें तो हमें एम्बैरेसमेंट हिट ना करे। सो बारी ताला जो है वो आप सबको इस एम्बैरेसमेंट से बचाएं। आप पे अपना दस्ते शफकत रखें और आपको हिकमत दें, क्योंकि बगैर हिकमत के हम तौरा को नहीं समझ सकते। ताकि आप जो है ना हाशिम की बातों को समझ सकें और हाशिम को ऐसे ही डिस्कवर कर सकें, ताकि जब ये सवाल हमसे हो तो हमें एम्बैरेसमेंट हिट ना करें। सो बरुखा जुन जी,